हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माई आइडियल क्लास में। इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश अप्रोच का सेकंड लेसन द लास्ट स्प्रिंग का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। और यह लेसन एनसीईआरटी बुक्स के न्यू सिलेबस का है। और इस लेसन के अंतर्गत हमें दो स्टोरीज पढ़नी है। फर्स्ट स्टोरी है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी कि खोए हुए बच्चों की कहानियां। और इस स्टोरी की ऑथर हैं अनीस जंग, और ये एक लीड ऑथर हैं। और जो यह स्टोरी है वो उन बच्चों से रिलेटेड है। यह उन बच्चों की स्थिति यानी कंडीशन को बताती है जो शहरों में या किन्हीं गलियों में कूड़ा करकट बीनते हुए नजर आते हैं। और जो दूसरी स्टोरी है वो है फिरोजाबाद के उन घरों की जो झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों की है। उन्होंने चूड़ी बनाने के काम में उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। यहाँ तक कि उनकी कई पीढ़ियों ने भी इस काम को करके अपना जीवन व्यतीत कर दिया। तो उनकी क्या स्थिति है इसके बारे में है दूसरी स्टोरी। तो बस दोनों स्टोरीज हैं इस लेसन में, और ये स्टोरीज काफी अच्छी हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी यह स्टोरी आपको समझ में आएगी और आप इस लेसन का हिंदी अर्थ बहुत अच्छी तरह से निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं ये पहली कहानी। तो जो इस लेसन की ऑथर अनीस जंग है वो एक लड़के से पूछती हैं। तो वही कहानी यहाँ से शुरू होती है। Sometimes I find a rupee in the garbage. Garbage मीन्स होता है कूड़ा करकट। Sometimes I find कभी कभी मुझे मिल जाते हैं ए रुपी यानी एक रुपया इन द गार्बेज यानी कि कचड़े से यानी कूड़ा करकट से। Why do you do this? तुम ऐसा क्यों करते हो? I ask, जो आथर है वो पूछती हैं कि मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। Whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। आथर बता रहे हैं कि हूँ जिससे आई मेरा एनकाउंटर सामना होता है, यानी मेरा जो जिससे मेरा सामना होता है एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, यानी मेरा सामना प्रत्येक सुबह होता है। किससे होता है? उस लड़के से। स्क्रोंगिंग यानी कि ढूंढता रहता है। फॉर गोल्ड, गोल्ड का मतलब यहाँ पे धन से, धन यानी कि रुपया पैसे से है, जो कि रोज सुबह धन यानी रुपया ढूंढता रहता है। इन द गार्बेज डंप्स, गार्बेज डंप्स मीन्स होता है कूड़ादान। इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नाइबोरहुड, नाइबोरहुड मीन्स होता है पड़ोस। तो कह रहे कि मेरे पड़ोस में जो कूड़ादान की पेटी रखी हुई है उसमें वो जो है धन ढूंढता मिलता है, यानी सुबह जो है मेरा सामना उससे होता है। लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, और जो है उसने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट एमिट्स, सेट एमिट्स मीन्स होता है बीच में स्थित होना। द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका यानी कि जो ढाका में था। और कैसा था? ग्रीन फील्ड्स, और उसका जो घर हरे भरे खेतों के बीच बना हुआ था यानी स्थित था। सेट एमिट्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, यानी जो उसका घर ढाका में हरे भरे खेतों के बीच स्थित। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, मेमोरी मीन्स होता है याद। डिस्टेंट दूर दूर तक, यानी उसे अपने घर की दूर दूर तक कोई याद नहीं है। वो जो आथर हैं वो बता रहे हैं कि उस लड़के को अपना घर अब दूर दूर तक याद नहीं है, और जो उसका घर था वो ढाका में हरे भरे खेतों के बीच बना हुआ था। देयर वेयर मैनी स्टॉर्म्स, बहुत सारे तूफान थे। दैट स्वेप्ट अवे, जो बहा ले गए। स्वेप्ट अवे यानी कि जो बहा ले गए। दियर फील्ड्स एंड होम्स, यानी उनके खेत और घरों को, यानी जो बहुत सारे तूफान थे वो उनके घर और उनके मकानों को बहा ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती है। दैट्स व्हाई, और यही कारण था कि दे लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द सिटी वेयर ही नाउ लिव्ड, अर्थात यही कारण है कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। और लुकिंग फॉर, और तलाश में आ गए। लुकिंग मीन्स होता है यहाँ पे तलाश में आ गए।
फॉर गोल्ड यानी धन की, और वो जो है धन की तलाश में आ गए। और कहाँ आ गए? इन द बिग सिटी यानी इन बड़े शहरों में। और यही कारण था कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और धन की तलाश में इन बड़े शहरों में आ गए। वेयर ही नाउ लिव्स, अब जहाँ वह रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास अब इसके अलावा करने के लिए कुछ भी नहीं है। नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं है, एल्स टू डू इसके अलावा करने का। लुकिंग अवे नजर बचाते हुए, ही मस्टर्ड, मस्टर्ड मीन्स होता है बुदबुदाते हुए, उसने जो है नजर बचा के बुदबुदाते हुए बताया। अब जो आथर है वो लड़के से कह रही हैं कि गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। आई से ग्लिबली, ग्लिबली मीन्स होता है चतुराई से, यानी मैंने कहा, यानी ऑथर ने कहा आई से ग्लिबली यानी मैंने बड़ी चतुराई से कहा। रिलीजिंग इमीडिएटली, और तुरंत ही मैंने महसूस कर लिया। रिलीजिंग मीन्स महसूस कर लिया, इमीडिएटली यानी तुरंत ही, और मैंने तुरंत ही महसूस कर लिया। हाउ हेलो, होलो मीन्स खोखली, द एडवाइस यानी कि सलाह, तो मस्ट साउंड, साउंड मीन्स लगी होगी। तो वो कह रही हैं कि मैंने महसूस किया कि मेरी जो सलाह है वह कितनी खोखली लगी होगी, यानी उससे जो है प्रतीत हुई होगी। देयर इज नो स्कूल इन माई नाइबरहुड, यानी जो साहेब नाम का लड़का है वो आथर से बता रहा है कि मेरे पड़ोस में तो कोई स्कूल ही नहीं है। नो स्कूल यानी स्कूल नहीं है, इन माई नाइबरहुड यानी मेरे पड़ोस में। व्हेन दे बुल्ड वन यानी जब वो एक स्कूल बना लेंगे, आई विल गो तो मैं जाऊंगा। यानी जो आथर थी वो साहेब नाम के लड़के से पूछ रही थी कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो उस लड़के ने उत्तर दिया है कि मेरे पड़ोस में तो कोई स्कूल ही नहीं है, और जब स्कूल बन जाएगा यानी जब कोई स्कूल बनवा देगा तो मैं स्कूल जाऊंगा। तो अब आथर कह रही हैं कि इफ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं एक स्कूल शुरू कर दूं, विल यू कम तो क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, तो आथर कह रही है कि मैंने जो है उस साहेब नाम के लड़के से पूछा थोड़ा सा हंसते हुए कि यदि मैं स्कूल शुरू कर दूं तो क्या तुम स्कूल आओगे। तो साहब ने उत्तर दिया एस हाँ। ही सेज, उसने कहा यानी उस लड़के ने कहा स्माइलिंग ब्रोडली, ब्रोडली मीन्स होता है खुलकर, स्माइलिंग मीन्स हंसते हुए। तो उस लड़के ने हंसते हुए उत्तर दिया कि हाँ। ए फ्यू डेज लेटर यानी कुछ दिनों के बाद, यानी मैं जो है कुछ दिनों के बाद स्कूल आऊंगा। आई सी हिम रनिंग अप टू मी, यानी जो अब आथर है वो कह रही हैं कि आई सी हिम मैंने उसको देखा, रनिंग अप टू मी यानी मैंने जो है उस लड़के को अपने पास दौड़कर आते हुए देखा। इज योर स्कूल रेडी, और उस लड़के ने कहा कि क्या आपका स्कूल तैयार है यानी बन चुका है। रेडी मीन्स तैयार है या बन चुका है। यानी उस साहेब नाम के लड़के ने आथर से पूछा कि क्या आपका स्कूल बनकर तैयार हो गया है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से यानी जो आथर है उन्होंने उस लड़के से कहा कि इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, कि एक स्कूल बनाने में अत्यधिक समय लगता है। लॉन्गर टू बिल्ड बनाने में समय लगता है, ए स्कूल स्कूल को यानी एक स्कूल बनाने में समय लगता है। मैंने उस लड़के से कहा इम्प्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस दैट वाज नॉट मीट। इम्प्रेस्ड मीन्स होता है शर्मिंदा होकर। ए हैविंग मेड ए प्रोमिस कह रही है कि जो मैंने वादा उससे किया था, मैंने उस वादा के लिए उससे शर्मिंदा होकर कहा। दैट वाज नॉट मीट यानी कि जिस वादे का कोई मतलब ही नहीं था। मीट मीन्स मतलब, नॉट मीन्स नहीं था, यानी उस वादे के लिए मैंने जो है शर्मिंदा होकर उससे कहा। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। ब्लीक मीन्स होता है फीका, तो कह रहे अबाउंड मीन्स होता है भरे पड़े हैं, यानी कह रहे कि लेकिन जिस तरह का वादा मैंने किया है उस लड़के से, इस तरह के वादे इस फीके संसार के कोनों में
बहुत सारे पड़े हुए हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, यानी कई महीने बीत जाने के बाद, यानी जो अब वो आथर है वो कह रही है कि कई महीने बीत जाने के बाद, आई आस्क हिम, मैंने उससे पूछा, हिज नेम, उसका नाम, यानी कई महीने बीत जाने के बाद मैंने उस लड़के से उसका नाम पूछा। साहेब ई आलम, ही अनाउंस, अनाउंस में उसने बताया, यानी उस लड़के ने अपना नाम साहेब ए आलम बताया। ही डज नॉट नो, और वह नहीं जानता था, व्हाट की, यानी वह नहीं जानता था कि इट मीन्स, यानी इसका मतलब क्या होता है, यानी जो उसका नाम है उसके नाम का क्या अर्थ है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, कहती है कि यदि वह इस नाम का अर्थ जान जाए, मीनिंग्स जान जाए, तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी जो इसका मतलब है वो होता है संसार का स्वामी, यानी संसार का देवता। तो आगे कह रही है कि he would have a hard time believing it, उसे इस नाम पर विश्वास करना मुश्किल होगा, यानी कठिन होगा। बिलीविंग मीन्स होता है विश्वास करना। अनवेयर, अनजान है, यानी जिससे वह अभी तक अनजान है, यानी उसको ये पता नहीं है कि मेरे नाम का अर्थ क्या होता है। ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, यानी कि उसके नाम का क्या अर्थ है। रिप्रेजेंट मीन्स बताता है, यानी जिसका नाम है उसका अर्थ क्या है। यानी जो लड़का है साहेब नाम का, उसे अपने नाम का अर्थ भी पता नहीं है। तो आथर बता रही है कि अभी तक उसको अपने नाम का अर्थ भी पता नहीं है, और यदि उसको इस नाम का अर्थ पता चल जाए तो उसको यह मुश्किल होगा। ही रोम्स, रोम्स मीन्स होता है भटकना, तो कह रही है ही रोम्स, वह भटकता है द स्ट्रीट्स, गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ, वह अपने मित्रों के साथ गलियों में भटकता है। इन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, इन आर्मी यानी कि फौज, ऑफ बेयरफुट बॉयज यानी कि नंगे पैरों वाले लड़कों की, यानी जो उन लड़कों का समूह है उनकी एक फौज है। और कैसे है वो जो है सब के सब नंगे पैरों हैं। हु एपियर, एपियर मीन्स होता है दिखते हैं, यानी जो दिखते हैं लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, यानी सुबह की चिड़ियों के जैसे। यानी जो लड़के हैं वो नंगे पैरों हैं और जो कि सुबह की चिड़ियों के जैसे दिखते हैं, यानी दिखाई देते हैं। एंड डिसअपियर्ड एट नून, और जो है दोपहर में गायब हो जाते हैं। डिसअपियर मीन्स होता है गायब हो जाते हैं। यानी कि जो आथर हैं उनके कहने का मतलब ये है कि जो सुबह सुबह लड़के, यानी जो आथर हैं उनके कहने का मतलब यह है कि जो लड़के हैं वो सुबह टाइम अपना कूड़ा कबाड़ बीनते रहते हैं और दोपहर में वे गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, यानी महीनों मिलते रहने के कारण, यानी जो लेखिका है वो कह रहे हैं कि महीनों मिलते रहने के कारण, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, यानी कह रहे हैं कि मैं जो है उन लड़कों से मिलते मिलते मैं उन सबको जानने लगी हूँ, यानी पहचानने लगी हूँ। आई हैव टू कम, यानी उनसे मिलते मिलते टू रिकॉग्नाइज, यानी पहचानने लगी हूँ। ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम यानी उनमें से प्रत्येक को। तो लेखक कह रहे कि मैं उनसे महीनों मिलते रहने के कारण उन सभी में से प्रत्येक को पहचानने लगी हूँ। Why aren't you wearing चप्पल? I ask one, यानी जो आथर है वो पूछ रही हैं I ask one, यानी एक लड़के से कि why aren't you wearing चप्पल, कि तुमने जो है चप्पलें क्यों नहीं पहनी हुई हैं। My mother did not wearing them down from the shelf, सेल्फ मीन्स होती है अलमारी। तो लड़का जवाब दे रहा है लेखक को कि जो मेरी माँ है वो उन्हें नीचे नहीं उतारती हैं फ्रॉम द सेल्फ, अलमारी से। यानी जो लड़का है जिससे उन्होंने पूछा था कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है, तो उसने कहा कि जो मेरी माँ है, माँ उन चप्पलों को अलमारी से ही नहीं उतारती हैं। ही आंसर सिंपली, उसने धीरे से उत्तर दिया। इवन इफ सी डिड, यदि वह उतार भी दे तो ही विल थ्रो देम ऑफ, तो वह उन्हें फेंक देगा। थ्रो मीन्स फेंक देगा, देम मीन्स उन्हें। एड्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज, एड्स अनदर का मतलब है एक लड़के, एक दूसरे लड़के ने। अनदर मीन्स यहाँ पे दूसरे लड़के के लिए बोला गया और एड मीन्स जोड़कर, यानी जो दूसरा लड़का है जो कि उस लड़के के साथ है
उसने जोड़कर बताया लेखिका को, जो कि क्या था, हु इज वेयरिंग शूज, जो कि जूते पहने हुए था, दैट डू नॉट मैच, जो कि मैच नहीं कर रहे थे, यानी जो लड़का था उसने दोनों ही जूते अलग अलग पहने हुए थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, तो लेखिका कह रही है कि जब मैं इस पे टिप्पणी करती हूँ तो ही सफेल्स हिज फीट, तो वह अपने पैरों को रगड़ता है। सफेल्स मीन्स होता है रगड़ना, तो वह जो है अपने पैरों को रगड़ता है। एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहता है। आई वॉन्ट शूज, मैं जूते चाहता हूँ। सेज ए थर्ड बॉय, यानी तीसरे लड़के ने कहा, कि मुझे तो क्या जूते चाहिए। हु हैज नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, तो लेखिका कह रहे हैं यानी जिसके पास न रहे होंगे ए पेयर यानी एक जोड़ी जूते, ऑल हिज लाइफ यानी उसके पूरे जीवन में। वो लड़का कह रहा है कि मुझे जो है एक जोड़ी जूते चाहिए, जिसके पास पूरे जीवन में एक जोड़ी जूते नहीं थे। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरे देश में यात्रा करते हुए, आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट, यानी मैंने जो है लड़कों को नंगे पैरों घूमते हुए देखा है। आई हैव सीन, मैंने देखा है, चिल्ड्रन बच्चों को, वॉकिंग घूमते हुए, बेयरफुट नंगे पैरों। तो आथर बता रही हैं कि मैंने जो है इस देश के कोने कोने में यात्रा की है और मैंने जो है लड़कों को नंगे पैरों यानी बिना जूते चप्पल के घूमते हुए देखा है। और वो बता रहे कि मैंने कहाँ कहाँ इन लड़कों को देखा है। इन सिटीज यानी शहरों में देखा है, ऑन विलेज रोड्स और गांव की गलियों में देखा है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, यानी ये जो है पैसे की कमी से नहीं है, यानी कि जो आथर है वो कह रही है लड़कों को, यानी वो जो है लड़कों की स्थिति बता रही है कि ये पैसे की कमी से लड़कों की स्थिति नहीं है। बट ए ट्रेडिशन मीन्स होता है परंपरा, लेकिन यह एक परंपरा है टू स्टे बेयरफुट, जिससे लोग नंगे पैरों रह रहे हैं। इज वन एक्सप्लेनेशन, और यही मात्र व्याख्या करने के लिए है। और ये जो ऐसा ये लोग कर रहे हैं वो मात्र परंपरा की व्याख्या करने के लिए कर रहे हैं। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ प्रोवर्टी, यानी आथर कह रही है कि आई वंडर, मैं हैरान हूँ, परपेचुअल मीन्स लगातार, स्टेट ऑफ प्रोवर्टी यानी इस गरीबी की स्थिति से, टू एक्सप्लेन अवे यानी कि इसकी व्याख्या के लिए, एक्सक्यूज मीन्स बहाना है। तो जो आथर है वो कह रही हैं कि आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ प्रोवर्टी, कि मैं हैरान हूं कि क्या यह एक बहाना है लगातार गरीबी की स्थिति की व्याख्या करना। आगे आथर बता रही हैं कि आई रिमेम्बर, मुझे याद है, मुझे याद है, ए स्टोरी एक कहानी, ए मैन एक आदमी की, फ्रॉम उडुपी जो कि उडुपी का है, वंस टोल्ड मी जिसने मुझसे एक बार कहा था, यानी कह रहे हैं मुझे जो है उडुपी के एक आदमी की कहानी अभी भी मुझे याद है जिसने मुझसे कहा था। एज ए यंग बॉय, कि जब वह एक लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, यानी एक पुराने मंदिर से होकर, गो टू स्कूल यानी स्कूल जाता था। यानी जो आथर है उस आदमी की बात बता रही हैं कि उस आदमी ने मुझसे वो बात कही थी कि जब वह लड़का था तो वह एक पुराने मंदिर से होकर जाता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रिस्ट में होता है पुजारी, तो कह रहे कि जिसके पिताजी उस मंदिर पर एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफाई में होता है थोड़ी देर के लिए, यानी वो जो है थोड़ी देर के लिए रुकता था एट द टेम्पल उस मंदिर में, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूतों के लिए भगवान से प्रार्थना करता था, प्रार्थना करता था, फॉर ए पेयर ऑफ शूज यानी कि जूते के, यानी एक जोड़ी जूते के लिए। 30 years लेटर, अब वो आथर है वो कह रही हैं कि 30 साल बाद
आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके कस्बे में गई। किसके कस्बे में? यानी जो आदमी है उस आदमी के कस्बे में। एंड द टेम्पल, और कहाँ कहाँ गई? टेम्पल यानी उस मंदिर में गई। विच वॉज नाउ डाउन इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। डिसोलेशन मीन्स होता है उजाड़। यानी कह रही है कि मैं उस मंदिर में गई जो अब उजाड़ के प्रभाव से डूब गया है। ड्रॉप्ड मीन्स होता है डूब गया है। एन एयर यानी कि हवा से, यानी जो है वो बता रही कि जो मंदिर है, मैं उस मंदिर में गई जो अब उजाड़ के प्रभाव से डूब गया है। इन द बैकयार्ड, बैकयार्ड मीन्स होता है पिछवाड़ा, यानी कि उस मंदिर के पीछे। वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, यानी कि एक नया पुजारी रहता था। देयर वेयर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहां पर क्या थी? रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर, यानी कि लाल और सफेद रंग की कुर्सियां थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, और वहीं पर एक छोटा लड़का था जो स्लेटरी कपड़े पहने हुए था। ड्रेस्ड मीन्स पहने हुए था। वेयरिंग सॉक, और मोजे पहने हुए था। सॉक मीन्स होता है मोजे। वेयरिंग सॉक्स, और मोजे पहने हुए था। एंड शूज, और जूते पहने हुए था। ए रिब्ड पेंटिंग, पेंटिंग मीन्स होता है हाँफते हुए। ए रिब्ड मीन्स आया। आथर बता रहे हैं कि वो जो है हाँफते हुए आया। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन हिज फोल्डिंग बेड, और उसने अपना बैग फेंक दिया। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और उसने अपना स्कूल बस्ता फेंक दिया। ऑन ए फोल्डिंग बेड, यानी कि फोल्डिंग बेड पर। लुकिंग एट द बॉय, आथर कह रहे हैं कि मैं जो है उस लड़के की तरफ देखती हुई। आई रिमेम्बर्ड, मैंने याद किया। द प्रेयर एनादर बॉय, यानी एक दूसरे लड़के की प्रार्थना। हैड मेड टू द गॉडेस, जिसने एक देवी से की थी। जब ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, कि उसे जब फाइनली यानी अंत में एक जोड़ी जूते प्राप्त हो गए थे, तो उसने देवी से प्रार्थना की थी। और कैसी प्रार्थना की थी? कि लेट मी नेवर लॉस देम, कि मैं इन्हें कभी भी न खो। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, ग्रांटेड मीन्स होता है स्वीकार कर लिया था। हिज प्रेयर, उसकी प्रार्थना को, और शायद देवी ने भी उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ और शूज, अब जो छोटे लड़के हैं लाइक द सन ऑफ प्रिस्ट, यानी कि उस पुजारी के पुत्र की तरह नाउ और शूज, अब जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैगपिकर्स इन माई नाइबरहुड रिमेन शूजलेस, यानी जो आथर हैं वो बता रहे हैं कि इन माई नाइबरहुड, लेकिन मेरे पड़ोस में, लाइक द रैगपिकर्स, अन्य बहुत से लड़के हैं। रिमेन शूजलेस, जो बिना जूते के रहते हैं। अर्थात बट मैनी अदर्स लाइक द रैगपिकर्स इन माई नाइबरहुड रिमेन शूजलेस, यानी जो आथर है वो बता रही हैं कि लेकिन मेरे पड़ोस में पूरा करकट बीनने वालों से लड़के बिना जूते के रहते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप यदि वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल अंत तक देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा और तभी आप सीख पाएंगे। अन्यथा देखेंगे तो लेकिन समझ नहीं पाएंगे, ना ही वो हिंदी अर्थ निकाल पाएंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप जब भी वीडियो को देखें तो शुरू से अंत तक देखें, और फिर भी यदि समझ में न आए तो आप वीडियो को दोबारा देखें। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो जो ऑथर हैं इस लेसन की वो बता रही हैं, माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैगपिकर्स लीड्स मी टू सीमापुर, यानी कि जो ऑथर है वो बता रही हैं कि माई एक्वेंटेंस, यानी जो मेरा परिचय है, विद द बेयरफुट रैगपिकर्स, रैगपिकर्स यानी कबाड़ बीनने वाले लोगों से, और वो लोग कैसे हैं? नंगे पैरों हैं। लीड्स मी टू सीमापुरी,
और लीड्स मीन्स ले गया है, यानी माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। यानी आथर बता रही है कि नंगे पैरों कूड़ा कबाड़ बीनने वाले लोगों से मेरा परिचय मुझे जो है सीमापुरी तक ले गया है। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, ए प्लेस यानी एक स्थान, ऑन द पेरीफेरी यानी सीमा पर है, ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली की, यानी एक स्थान जो दिल्ली की सीमा पर है। एट मील्स अवे फ्रॉम इट, यानी यह दिल्ली से मीलों दूर है। अवे फ्रॉम इट यानी इससे जो है मील्स मीलों दूर है। मेटाफोरिकली यानी रूपक रूप से, दोज हु लिव हियर यानी वे लोग जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। स्क्वेटर मीन्स होता है कानूनी ढंग से। तो वो बता रहे हैं कि वे लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं आर स्क्वेटर्ड यानी वे कानूनी ढंग से, हु जो केम आए थे, अर्थात तो वे लोग जो आए थे फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से, बैक इन 1971 यानी 1971 में, अर्थात तो वे लोग जो यहाँ कानूनी ढंग से रहते हैं जो सन 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहेब्स फैमिली इन अमंग देम, साहेब्स फैमिली यानी साहब का परिवार, इज मीन्स है अमंग देम उन्हीं में से एक, यानी आथर बता रही हैं कि जो साहब नाम का लड़का है उसका जो और जो उसका परिवार है वो उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस मीन्स होता है बीहड़। तो आथर बता रहे हैं कि जब ये लोग बांग्लादेश से आए थे तो ये जो सीमापुरी है वो मात्र बीहड़ थी। इट स्टिल इज, और यह अभी भी है। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यह खाली नहीं है। बट लेकिन इट यह इज है नो लॉन्गर एम्प्टी यानी खाली। तो आथर कह रही कि पहले उस समय में ये जो सीमापुरी थी वो खाली थी, लेकिन आज जो है खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मड मीन्स होता है मिट्टी के, और स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे घर है। तो कह रहे हुए कैसे घरों में रह रहे हैं, वे जो है मिट्टी के बने हुए घरों में रह रहे हैं। विद रूफ्स ऑफ टिन, और उनकी जो छतें हैं, रूफ्स यानी छतें हैं, ऑफ टिन टिन की बनी हुई हैं, एंड तारपॉलिन और जो है तिरपाल की बनी हुई है। और जो लोग जहाँ रह रहे हैं उनके जो घर बने हुए हैं सीमापुरी में, तो वे घर टीन या फिर तिरपाल के छतों से बने हुए हैं। डिवाइडेड ऑफ सेवेज, सेवेज मीन्स होती है नाली, और जहां पर कोई नालियां नहीं है। ड्रेनेज आर रनिंग वाटर, जिससे कि कोई पानी वहां पर जा सके। लिव 10,000 रैक पिकर्स, यानी इस जगह पर 10,000 कूड़ा कबाड़ बीनने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर, यानी वे लोग यहाँ पर रह रहे थे। फॉर मोर देन 30 ईयर्स, यानी लगभग 30 सालों से, यानी वे 30 सालों से यहाँ पर रहते थे। विदाउट एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मीन्स होता है पहचान पत्र, और बिना ही पहचान पत्र के रह रहे थे। विदाउट परमिट, और बिना किसी परमिट के रह रहे थे। बट विद राशन कार्ड, लेकिन उनके पास एक राशन कार्ड था। दैट गेट दियर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट यानी जो वोटर लिस्ट की कॉपी होती है उन पे उनके नाम थे। किसके कारण से थे, यानी जो ये राशन कार्ड था इसकी वजह से उनका नाम, उनका जो नाम था वो वोटर लिस्ट में था। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, ग्रेन में होता अनाज, यानी जिससे वे अनाज खरीदने में समर्थ थे। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, सर्वाइवल मीन्स होता है अपेक्षा। तो ऑथर कह रही है कि जो अनाज है, फूड इज यानी जो अनाज है, मोर इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, फॉर सर्वाइवल यानी कि अपेक्षा, देन एन आइडेंटिटी यानी पहचान से। अर्थात जो अनाज है वो पहचान से कई ज्यादा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इफ एट द एंड ऑफ द डे, यानी यदि दिन के अंत तक, वी कैन फीड आवर फैमिली, यदि हम अपने परिवार को भोजन दे सकें, एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टोमच,
स्टोमच यानी पेट की, एचिंग यानी दर्द में, और बिना पेट में दर्द के बिस्तर पर जा सकें, वी वुड rather live here than in the fields that give us no grain, say a group of women in tattered saris। जो आथर हैं उन्होंने औरतों से पूछा है, वे औरतें फटी पुरानी साड़ी पहने हुए हैं। तो वही बात बता रही कि से ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ी यानी फटी पुरानी साड़ी पहने हुए औरतों के एक समूह ने कहा, वी वुड रादर लिव हियर इन द फील्ड्स, यानी कि ये जो खेत है इनकी अपेक्षा हम यहाँ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। दैट गिव अस नो ग्रेन, जिन्होंने हमें कोई अनाज नहीं दिया है, यानी जो उनके खेत थे उनसे कोई अनाज नहीं होता था, तो वो खेतों को छोड़कर और घरों को छोड़कर यहाँ चले आए थे। तो उन्हीं औरतों ने आथर से बताया कि वे खेतों को छोड़कर ही हम जो है रह लेंगे। When I asked them, जब मैंने उनसे पूछा, why they left their beautiful land of green fields and rivers, उन्होंने अपने हरे भरे खेतों और नदियों को क्यों छोड़ दिया। Wherever they find food, wherever यानी जहाँ कहीं, दे उन्हें, फाइंड मिलता, फूड भोजन यानी जहाँ कहीं उन्हें भोजन मिलता, दे पिच दियर टेंट दैट बिकम ट्रांसिट होम्स, तो दे पिच वे गाड़ देते, दियर टेंट्स अपना तंबू, जहाँ पर उन्हें भोजन मिलता वहीं वह जो है अपना तंबू गाड़ देते थे। दैट बिकेम ट्रांसिट होम्स, और वही उनका अस्थाई घर हो जाता था। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और बच्चे यही बड़े होते थे। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उनके अस्तित्व के साझेदार बनते थे। सर्वाइवल मीन्स होता अस्थाई, पार्टनर्स यानी कि साझेदार, बिकमिंग बनते थे, यानी जो बच्चे थे वे उन्हीं घरों में बड़े होते थे और उन्हीं से वो जो है उनके अस्थाई साझेदार बनते थे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, रैग पिकिंग यानी कूड़ा कबाड़ बीनने वाले लोग। आथर कहती हैं कि एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी यानी सीमापुरी में जीने का मीन्स मतलब है रैग पिकिंग यानी कूड़ा कबाड़ बीनना, यानी सीमापुरी में यदि जीना है तो हमें कूड़ा कबाड़ बीनना होगा। उनके कहने का मतलब यह कि वहां जो लोग रहते हैं उनका मतलब भी है कूड़ा कबाड़ बीनते रहना। थ्रू द ईयर्स यानी वर्षों बाद, इट हैज एक्वायर्ड प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, एक्वायर्ड मीन्स ले लिया, द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट यानी ललित कला का एक रूप। तो वो बता रहे कि ये जो लोग ऐसा करते थे यानी जो कबाड़ और बीनते थे, तो इसने जो वर्षों के बाद एक ललित कला का रूप ले लिया। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और जो एक कूड़ा कबाड़ है, गार्बेज कूड़ा कबाड़, टू देम उनके लिए, इज गोल्ड धन है। यानी आथर बता रहे हैं कि जो कूड़ा कबाड़ है उन लोगों के लिए जो लोग सीमापुरी में रहते हैं वो जो है धन ही नहीं बल्कि वो क्या है, उनके लिए वो सोना है। इट इज दियर डेली ब्रेड, और यह उनका जो है प्रतिदिन की रोजी रोटी है। ए रूफ ओवर दियर हेड्स, और यह उनके सिर के ऊपर की छत है, यानी यदि कूड़ा कबाड़ न बीने तो उनकी रोटी भी न चले, और वो जो छत बनी हुई है यानी जो पॉलीथीन और टीन के घर बनाए हुए हैं वो भी न रहे। इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, भले ही वह टिपकती रहे, यानी जो पॉलीथीन या टीन की छतें होती हैं वो बरसात के मौसम में चूने लगती हैं। तो वही कह रहा है कि इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, भले ही यह एक टिपकती हुई छत क्यों ना हो, बट फॉर ए चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए, इट इज इवन मोर, इससे भी कही जाता है। आधर बता रहे कि उनके लिए तो ठीक है लेकिन वो बच्चे के लिए जो है इससे कई ज्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रूपी नोट, साहेब से। अब जो साहेब नाम का लड़का था वो लड़का आथर को बता रहा है
कि आई समटाइम्स फाइंड रुपी, मैं जो है कभी कभार 1 रुपया प्राप्त कर लेता हूँ। इवन ए 10 रुपीज नोट, और कभी कभी तो मैं उसी कूड़े कबाड़ से 10 का नोट भी प्राप्त कर लेता हूँ। साहेब से साहब कहता है। हिज आईज लाइटिंग अप, और उसकी आंखें जो है चमक उठती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन्स इन ए हीप ऑफ गार्बेज। अब जो आथर है वो वास्तव में बता रही है कि व्हेन यू कैन फाइंड, जब आप प्राप्त कर लें, ए सिल्वर कॉइन्स यानी एक सिक्का, और कैसा सिक्का, चांदी का एक सिक्का, इन ए हीप ऑफ गार्बेज, एक उस कूड़े कबाड़ में। तो आथर के कहने का मतलब ये कि यदि आप जो है उस कूड़े कबाड़ में एक चांदी का सिक्का प्राप्त कर ले, तो यू डोंट स्टॉप स्कोरिंग होता ढूंढना, तो आप जो है ढूंढना बंद नहीं करेंगी। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, होप यानी इस आशा से, ऑफ फाइंडिंग प्राप्त करने के लिए, मोर अत्यधिक, यानी आप इस आशा से उस कूड़े कबाड़ में ढूंढते रहेंगे कि आपको शायद और कुछ मिल जाए। आगे अथर बता रहे हैं कि इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए तो ये ऐसा लगता है, गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू दियर पेरेंट्स। इट मीन्स टू दियर पेरेंट्स, यानी इस कूड़े कबाड़ का मतलब उनके माता पिता के लिए। गार्बेज हैज ए मीनिंग, जो इसका एक अर्थ होता है, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट, इससे अलग होता है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द चिल्ड्रन बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड इन वंडर, रैप्ड मीन्स होता है लिपटी हुई, इन वंडर आश्चर्य से, अर्थात बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटी हुई चीज है। फॉर द एल्डर्स इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़े बूढ़ों के लिए, द एल्डर्स यानी बड़े बूढ़ों के लिए, इट यह है, इज है, ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल साधन, यानी कि बड़े बूढ़ों के लिए यह जो कूड़ा कबाड़ है वो एक साधन है। कैसा साधन, जीने का एक साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, यानी एक ठंडी की सुबह, आईसी साहेब, आथर बता रही है कि ठंडी की एक सुबह मैंने साहेब को देखा, स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, स्टैंडिंग खड़े हुए, बाय द फेंस्ड यानी तीर लगे हुए, गेट के पास, यानी आथर कहती हैं कि एक ठंडी की सुबह मैंने साहेब को क्लब के बाण के लगे दरवाजे के पास खड़े हुए देखा। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट प्लेइंग टेनिस, और वो क्या देख रहा है, वॉचिंग वे देख रहा है, टू यंग मैन यानी दो युवाओं को, यानी वह तो युवाओं को देख रहा है, ड्रेस्ड इन व्हाइट, और वे जो है सफेद कपड़े पहने हुए हैं, प्लेइंग टेनिस, और वे टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम ही हम्स, वह गुनगुनाता है, आई लाइक द गेम कि मुझे जो है गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, बिहाइंड पीछे से ही, द फेंस बाण के लगे हुए, स्टैंडिंग खड़े होकर, वॉच देखने में ही, कंटेंट संतुष्ट है, अर्थात वो जो साहेब है और जो क्लब के बाण लगे हुए दरवाजे के पास खड़ा है, आथर उसके लिए कह रहे हैं कि वह जो लड़का है बाण के लगे हुए दरवाजे के पीछे से ही खड़े होकर देख कर ही संतुष्ट है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इन अराउंड, यानी जो साहेब नाम का लड़का है वो कह रहा है कि मैं जो है अंदर चला जाता हूँ, व्हेन यानी जब, नो वन इज अराउंड जब वहां पर कोई नहीं रहता है, यानी जब कोई आसपास नहीं होता है तो मैं जो है उस क्लब के अंदर चला जाता हूँ। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है, एडमिट्स मीन्स होता है स्वीकार करना, यानी वो ऑथर को ये सब बातें बता रहा तो वही ऑथर बता रही है कि यानी उसने जो है मुझसे स्वीकार किया कि जब वहां पर कोई नहीं होता तो मैं उस क्लब के अंदर चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द शोबिंग, और जो गेट कीपर है वो मुझे झूला
झूल लेने देता है। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, यानी साहेब ने भी टेनिस के जूते पहन रखे हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। डिसकलर्ड मीन्स होता है रंग उड़ी हुई, शर्ट यानी कि जो शर्ट है। दैट लुक जो दिख रहे हैं, स्ट्रेंज विचित्र, ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट उसकी रंग उड़ी हुई शर्ट में, यानी जो जूते पहने हुए है तो उसके जूते रंग उड़ी हुई शर्ट में विचित्र दिख रहे हैं। एंड शॉर्ट्स यानी जो उसका नेकर और कलर उड़ी हुई शर्ट है उन पे वो जूते विचित्र दिख रहे हैं। समवन गिव देम टू मी, अब वो साहब आथर को बता रहा है कि ये जूते किसी ने मुझको दिए थे। ही से जिसने कहा इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, उसने अपनी बात बनाई कि ये जूते और कपड़े हैं ये किसी ने मुझे दिए थे, तो वही बात उसने जो है ऑथर को अपने ढंग से यानी व्याख्या के तौर पर बता दिया। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, द फैक्ट यह सच्चाई, दैट की दे आर डिस्कार्डेड यानी वी त्यागे हुए, शूज यानी जूते, आप सम ऑफ रिच बॉय यानी किसी धनी लड़के के, यानी कि जो वे जूते थे जिन्हें साहब ने पहन रखे थे वे जूते वास्तव में किसी धनी लड़के के त्यागे हुए थे। तो वही बात आथर बता रही है कि who perhaps refused to wear them, यानी कि जो वो धनी लड़का था उसने शायद who perhaps जिसने शायद refused मना कर दिया था to wear पहनने से them of them उन्हें, यानी जो धनी लड़का था उसने उन जूतों को पहनने से मना कर दिया था। अब मना क्यों किया था? बिकॉज क्योंकि ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, यानी उनमें से किसी एक पर एक होल हो गया था यानी छेद हो गया था, इसलिए उसने लड़के ने उन जूतों को पहनने से मना कर दिया था। डज नॉट बोदर हिम, बोदर का मतलब होता है परेशान, लेकिन जो साहेब है उसको ये चीज परेशान नहीं करती है, यानी जो जूते साहेब पहने हुए था और उनमें छेद था, जो जूते उस लड़के ने दिए थे जो धनी था, तो ऑथर बता रही है कि ये चीज साहेब को परेशान नहीं करती है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, जो यानी जो साहेब है उसके लिए बोल रहे हैं कि फॉर वन हु हैज वॉक्ड, यानी वह व्यक्ति जो घूमा हो बेयरफुट नंगे पैरों, तो उसको क्या फर्क पड़ता है। ये इवन शूज विद ए होल, यानी भले ही उन जूतों में एक छेद क्यों ना हो। इज ए ड्रीम कम ट्रू, यानी ये उसके लिए इस स्वप्न से कम नहीं है, यानी जिसके पास कभी जूते न रहे हों और उसे जो जूते मिल जाए तो उसको स्वप्न के बराबर ही है। तो आथर कह रही है कि जिसके पास कभी जूते नहीं रहे और उसको जूते मिल जाए तो उसके लिए वो एक स्वप्न के समान ही है। बट द गेम, आथर कहती है कि लेकिन जो गेम है, ही इज वॉचिंग जिसे वह देख रहा है, सो अटेंटली यानी बड़े उत्सुकता से, इज आउट ऑफ हिज रीच जो उसकी पहुंच से बाहर है, यानी जो साहेब है वो गेम को बहुत अच्छी तरह से देख रहा है। तो आथर कह रही कि लेकिन जो गेम है जिसे वह बड़ी उत्सुकता से देख रहा है वो उसके पहुंच से बाहर है, यानी जूते तो उसे मिल गए लेकिन गेम मिलने वाला नहीं है। आगे आथर बता रही है कि दिस मॉर्निंग यानी इस सुबह, साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, मिल्क बूथ मीन्स होता है दूध की दुकान। तो आथर बता रही कि इस सुबह साहेब मिल्क बूथ के रास्ते यानी मिल्क की दुकान के रास्ते दूध लेने जा रहा था, यानी अगले दिन जो साहेब है आथर को मिला है और आथर उसके बारे में बता रही है इस पैसेज में कि जो साहेब है वो अपने ही रास्ते से दूध लेने के लिए दूध के रास्ते जा रहा है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनस्टर, और उसके हाथ में है, इन हिज हैंड इज और उसके हाथ में है ए स्टील कनस्टर एक स्टील का कनस्टर। इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, यानी कि
ही से जो है बताता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, यानी दूर इशारा करते हुए, यानी जो आथर है उनको साहेब बता रहा है दूर का इशारा करते हुए कि आई नाउ वर्क, यानी अब मैं कार्य करता हूँ इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, यानी इस सड़क पर आगे एक चाय की दुकान में। यानी आथर को उस साहब ने बताया कि मैं इस रास्ते की एक चाय की दुकान में अब काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज, और मुझे जो है 800 रुपए मिलते हैं, यानी जो उसका वेतन है वो 800 रुपए है। एंड ऑल माई मील्स, और मुझे जो है सभी वक्त का भोजन मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, अब आथर जो है उस लड़के से पूछती हैं, यानी साहब से पूछती हैं कि क्या तुम्हें यह काम पसंद है। हिज फेस, उसके चेहरे, आई सी, मैंने देखा। आथर बता रहे हैं कि मैंने जो उसके चेहरे को देखा, हैज लास्ट द केयर फ्री लुक, यानी उसका जो चेहरा था वो चिंता मुक्त था, यानी चिंता मुक्त दिख रहा था। यानी पहले जो वो कबाड़ बीनता था तो उसे चिंता बनी रहती थी, और अब उसे चिंता नहीं है। तो आथर बता रही हैं कि जो हुलिया मैंने साहब का पहले देखा था अब वो नहीं था, यानी उसके जो चेहरा था वो बेफिक्र था। द स्टील कनस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, द स्टील कनस्टर, और जो आथर है वो कह रही है कि ये यानी जो स्टील का कनस्टर है वो दिखाई पड़ता है हैवियर, काफी वजनी, देन द प्लास्टिक बैग, यानी उस प्लास्टिक के बैग से, यानी जो साहब उस बैग को लेकर कबाड़ बीनता था, यानी उस प्लास्टिक के बैग से कई ज्यादा वजनी है ये स्टील का कनस्टर। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जिसे वह आराम से ले जाता है, लाइटली मीन आराम से, ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधों पर, जिसे वह अपने कंधों पर बड़े आराम से ले जाता है। द बैग वाज हिज, आथर करी को बैग उसका था। द कनस्टर बिलोंग्स टू द मैन, और ये जो कनस्टर है उस आदमी का है। हु ओन्स द टी शॉप, जो दुकान का मालिक है, ओन्स मीन्स होता है मालिक, यानी जो चाय की दुकान का मालिक है उसका है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, यानी साहेब अब अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा। यानी आथर के कहने का मतलब यह है कि पहले जब साहेब कबाड़ बीनता था तो वह स्वयं का मालिक था, और जब ये अब चाय की दुकान में काम करने लगा है तो अब ये स्वयं का मालिक नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये पहली कहानी खत्म होती है। तो फ्रेंड्स वो कहानी थी एक साहेब नाम के एक लड़के की, और ये जो दूसरी कहानी है वो है मुकेश नाम के लड़के की। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों भी शेयर कर दीजिए, और वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसकी सेकंड स्टोरी कि आथर क्या कहते हैं। और जैसे कि आथर इसकी जो है वो है अनीस जंग। तो देखते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, इंसिस्ट मीन्स जोर देना होता है। मुकेश जोर देता रहा ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, यानी अपना खुद का मालिक बनने में, यानी जो मुकेश है वो खुद का मालिक बनने के लिए जोर देता रहा। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, और ही अनाउंस, और उसने घोषणा की, अनाउंसेस मीन्स यहाँ पे घोषणा करना, यानी उसने जो है घोषणा की कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, आई आस्क, यानी आथर कह रही है यहाँ पे कि मैंने मुकेश से पूछा, आई आस्क, मैंने पूछा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, एनीथिंग अबाउट कार्स, कार के बारे में कुछ भी। तो जो मुकेश है वो आथर से कहता है, आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर, यानी वह आथर को उत्तर देता है कि मैं लर्न सीख लूंगा, टू ड्राइव ए कार, यानी कार को चलाना, यानी मैं जो है कार को चलाना सीख लूंगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, अब आथर कहती है कि वो जो है मेरी तरफ देखते हुए, लुकिंग स्ट्रेट यानी मेरी तरफ सीधा देखते हुए, इनटू माय आईज, और मेरी आंखों में देखते हुए बोला, यानी मुकेश आथर की आंखों में सीधा नजरें डाल के बोला कि मैं कार चलाना सीख लूंगा।
His dream looms like a mirage amidst the dust of street that fill his town फिरोजाबाद। मिरेज एडमिट्स मीन्स होता है मिरज, मृग, मरीचिका। तो आथर कह रहे हैं कि हिज ड्रीम यानी उसका जो स्वप्न है, लूम्स दिखाई पड़ रहा है यानी प्रतीत हो रहा है, लाइक ए मिरेज एडमिस्ट यानी कि एक मृग मरीचिका की तरह। यानी आथर कह रही है उस लड़के को कि जो उसका स्वप्न है वो एक मृग मरीचिका की तरह लग रहा है। द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स यानी जो जिसकी गलियों की धूल, दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद यानी जहां पर फिरोजाबाद की गलियों को धूल भरती है, अर्थात उसका सपना फिरोजाबाद की गलियों की धूल सा प्रतीत होता है। यानी ये बात आथर कह रही है कि जो उसने स्वप्न देख रखा है मैकेनिक बनने का और कार चलाने का, तो वो जो है इस तरह का है। फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, बेंगल्स मीन्स होती है चुनिया, यानी जो ये फिरोजाबाद है ये अपनी चुनियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। एवरी अदर फैमिली यानी प्रत्येक अन्य परिवार, इन जो रहता है फिरोजाबाद यानी फिरोजाबाद, यानी कि एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद यानी प्रत्येक वह परिवार जो फिरोजाबाद में रहता है, इज इंगेज इन मेकिंग बेंगल्स, इंगेज्ड मीन्स होता है लगे होना। तो वे सभी लोग मेकिंग बेंगल्स चूड़ियां बनाने में लगे हुए हैं। यानी जो फिरोजाबाद में लोग रहते हैं तो इस सभी के सभी लोग और उनका परिवार चूड़ियां बनाने में लगे रहते हैं। ये बात आथर बता रही हैं। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मीन्स होती है उद्योग। तो बता रहे हैं कि इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया यानी ये भारत का केंद्र है। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री यानी कि कांच उद्योग का, यानी ये जो है जो फिरोजाबाद है वो भारत का एक कांच उद्योग का एक क्षेत्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, यानी कि वेयर जहां फैमिलीज परिवार हैव स्पेंट जनरेशन पीढ़ियां बिता देते हैं, यानी कि जहां के परिवार अपनी पीढ़ियां बिता देते हैं वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। फर्नेसेस मीन्स होती हैं भट्टियां, यानी जहां भट्टियों के चारों ओर। तो आथर बता रही है कि जहां के परिवार भट्टियों के चारों ओर अपनी पूरी पीढ़ी काम करके बिता देते हैं, बिल्डिंग ग्लास और कांच जोड़कर बिता देते हैं, मेकिंग बेंगल्स और चूड़ियां बनाकर बिता देते हैं। यानी जो बिल्डिंग होता है यानी बिल्डिंग मीन्स जोड़ना है, तब बिल्डिंग ग्लास यानी कांच को जोड़कर, मेकिंग बेंगल्स यानी कि चूड़ियों को बनाकर, यानी जो उनका परिवार है वो ये सब काम करके अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इन इट सीम्स, यानी कि इस भारत देश की धरती की औरतों के लिए, यानी जो ये सब काम करते हैं ये भारत की औरतों के लिए ये सब काम करते हैं। मुकेश फैमिलीज इज अमंग देम, और जो मुकेश का परिवार है वो इन्हीं में से एक है। नॉन ऑफ देम नो, उनमें से कोई भी नहीं जानता है दैट कि इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन, यानी कि ये जो है बच्चों के लिए इलीगल है यानी गैर कानूनी है। लाइक हिम, उसके लिए टू वर्क इन द ग्लास फाइनेंसेस, यानी उन भट्टियों में उसके लिए कार्य करना क्या है, गैर कानूनी है। ये बात मुकेश के लिए आथर कह रही है क्योंकि जो मुकेश है वो एक बच्चा है और जो बच्चा है वो भट्टियों में काम करता है, तो ये जो है काम गैर कानूनी है और उनमें से कोई भी ये चीज नहीं जानता है। विथ हाई टेम्परेचर, और वे बच्चे काम कैसे करते हैं, वो जो है उच्च तापमान में काम करते हैं। इन डिंगी सेल्फ, सेल्स मीन्स होती है कोठरियां, डिंगी मीन्स होती है गंदी, यानी कि गंदी कोठरियों में, विदाउट एयर बिना हवा के, एंड लाइट और बिना प्रकाश के, यानी जो वो बच्चे कार्य करते हैं वो बिना हवा के और बिना प्रकाश के कार्य करते हैं और उनमें से वो लोग कोई नहीं जानता कि ये सब काम गैर कानूनी है। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड, यदि यहाँ पर कानून लागू किया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल
those 20,000 children out of the hard finances where they sold their day night horse। तो आथर कह रही है कि यदि वहां पर कानून लागू किया जाए तो उस बच्चे को यानी उस मुकेश को एंड ऑल दोज और उन सभी 20,000 चिल्ड्रन यानी उन 20,000 बच्चों को यानी उस मुकेश को और उन 20,000 बच्चों को आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस यानी इन गर्म भट्टियों से बाहर ले जाया जाए। वेयर दे स्लॉग देयर डेलाइट हावर्स यानी वे जहां काम करते हैं, स्लॉग में सोता काम करना, देयर डेलाइट दिन के प्रकाश में, हावर्स यानी घंटों यानी वे दिन के प्रकाश में घंटों कार्य करते हैं, उन्हें वहां उन गर्म भट्टियों से बाहर ले जाया जाए यदि वहां पर कानून लागू किया जाए। क्योंकि ये सब काम जो है वो गैर कानूनी कर रहे थे, तो वही आथर बता रही है कि यदि यहाँ पर कानून लागू करा दिया जाए कर दिया जाए तो मुकेश और उन 20,000 बच्चों को बाहर ले जाया जाए। ऑफ्टन प्रायः लॉसिंग यानी खो देते हैं द ब्राइटनेस ऑफ दियर आईज यानी इसी कारण प्रायः वे लोग अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं। ब्राइटनेस ऑफ दियर आईज यानी अपनी आंखों की रोशनी। आथर बता रहे हैं कि इसीलिए वो जो है अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं क्योंकि वो गर्म भट्टियों के सामने कार्य करते हैं इसलिए। मुकेश आइज बीम मीन्स होता है चमकना, तो कह रहे हैं मुकेश की आंखें चमक उठती हैं। एज जैसे ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, वॉलंटियर्स मीन्स होता है पेशकश करना यानी जब किसी व्यक्ति से कोई बात मनवानी हो तो उसके लिए ये वॉलंटियर से बोला गया है। आथर कह रहे हैं कि जब वह मुझे अपने घर ले जाने के लिए मुझसे पेशकश करता है, टेक मी यानी मुझे ले जाने के लिए होम अपने घर, विच ही प्राउडली सेज तो वह बड़े गर्व से बोलता है या कहता है, इज बीइंग रिबुल्ट कि उसका जो घर है वो दोबारा से बनाया जा रहा है। रिबुल्ट मीन्स होता है पुनः निर्माण करना, तो उसका घर जो है पुनः निर्माण किया जा रहा है। ये बात जो है आथर से बोल देता है। वी वॉक डाउन स्टिकिंग लाइन्स चोक्ड विद गार्बेज। अब दोनों लोग जा रहे हैं, मुकेश और आथर यानी मुकेश के घर जा रहे हैं। तो अब आथर बता रहे हैं कि वी वॉक डाउन जब हम निकलते हैं स्टिंकिंग लेंस, स्टिंकिंग लेंस में होती है बदबूदार सड़कें यानी कि उन बदबूदार सड़कों से, चोक्ड विद गार्बेज जो कूड़े से भरी पड़ी हैं, चोक्ड मिस भरी पड़ी हैं, गार्बेज मिस कूड़े से। तो आथर बता रहे हैं कि जब हम बदबूदार गलियों से जाते हैं तो उन गलियों में कूड़ा अटा पड़ा है। पास्ट होम उन पुराने घरों में, दैट रिमाइंस होवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स यानी उन टूटे फूटे घरों से जाते हैं। पास्ट में से यहाँ पे टूटा फूटा, तो करें हम उन घरों से होते हुए जाते हैं। दैट रिमाइंस होवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स जिनकी झोपड़ियों के, होवेल्स में से झोपड़ियां यानी जिनकी झोपड़ियां और उनकी दीवारें टूटी फूटी हैं। ओबली डोर्स और उनके दरवाजे डगमगाते हैं। नो विंडोज और बिना खिड़की के हैं। यानी आथर कह रहे हैं कि जिस घर में हम जा रहे हैं और रास्ते में जितने भी घर मिल रहे हैं तो उन सभी घरों में यही हाल है कि किसी की छत टूटी है, किसी का छप्पर फटा है, किसी की दीवार गिरी है, तो और किसी के दरवाजे हिलते हैं और उनमें कोई भी खिड़की नहीं है। Loaded with families of humans and animals coexisting in a primal state। primal state में होता है आदिम युग। coexisting यानी कि साथ साथ, कोरोडेड में रह रहे हैं। तो आथर बता रहे हैं कि जहां पर रह रहे हैं विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस यानी आदमियों के परिवार, एंड एनिमल्स और जानवरों के परिवार यानी उन्हीं घरों में जानवर भी रहते हैं और लोग भी रहते हैं और उनका परिवार भी रहता है। कोएक्सिस्टिंग इन ए प्राइमल स्टेट यानी कि आदिम युग
से साथ साथ, यानी जो है वे लोग आदिम युग के जमाने से ही साथ साथ रह रहे हैं, यानी जानवर और मनुष्य। अब आगे बता रही हैं, ही स्टॉप्स, जब हम रुक जाते हैं, एट द डोर, दरवाजे में, ऑफ वन, एक, यानी जब हम एक दरवाजे में रुक जाते हैं, सच हाउस, ऐसे ही, यानी कह रहे हैं हम ऐसे ही एक घर में रुक जाते हैं। कैसे घर में, यानी जिसके दरवाजे टूटे हैं, कोई खिड़की नहीं है, दीवार गिरी है, छप्पर भी नहीं है, ऐसे घर में वो जो है रुक जाते हैं। बैंग्स ऑफ वुड आयरन डोर विद हिज फुट, तो आथर बता रही है कि बैंग्स, उसने मारी ए बोबली आयरन डोर, यानी कि टूटे हुए दरवाजे में, विद हिज फुट, अपना पैर, यानी मुकेश ने इस लोहे के टूटे हुए दरवाजे में लात मारी, एंड पुशेस इट ओपन, और उसको खोल दिया, पुशेस में झेल कर, इट ओपन, इसको खोल दिया। वी इंटर ए हाफ बुल्ट सैक, सैक में होती है झोपड़पट्टी, और हम ऐसी अधबनी झोपड़पट्टी में प्रवेश किए। आथर ये सब बातें बता रही हैं कि हम जो है अधबनी, हाफ बुल्ट, अधबनी झोपड़पट्टी में प्रवेश किए। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डीड ग्रास, और जिसका एक हिस्सा, इन वन पार्ट ऑफ इट, यानी इसका एक हिस्सा थैच्ड, छवा हुआ था, विद ड्रीड ग्रास, यानी सूखी हुई घास से, यानी जो झोपड़ी थी उसका एक भाग सूखी हुई घास से छवा हुआ था। ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल, फायरवुड स्टोव में होता चूल्हा, और वहां पर एक चूल्हा है, ओवर विच, और जिस पर सिट्स रखा है, ए लार्ज वेसल, यानी एक बड़ा पात्र, यानी जिस पर एक बड़ा बर्तन रखा हुआ है। साइजलिंग, साइजलिंग में होता उबलना। स्पिनेच लीव्स, यानी पालक की पत्तियां, और जिस पर जो है पालक की पत्तियां उबल रही हैं। ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर। इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, प्लेटर्स मीन्स होती हैं थालियां, तो कह रहा है कि बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की थालियां रखी हुई हैं, यानी जो जमीन है उस पर एल्यूमिनियम की बड़ी बड़ी थालियां रखी हैं। आर मोर चोप्ड वेजिटेबल, चोप्ड मीन्स होता है कटी हुई, वेजिटेबल्स में सब्जियां, और जिन पर जो है कटी हुई सब्जियां रखी हैं। ए फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील, फ्रेल यंग वुमन मीन्स होती है युवा स्त्री, यानी आथर करें कि एक युवा स्त्री इज कुकिंग, पका रही है, द इवनिंग मील, यानी शाम का भोजन, यानी आथर कह रहे हैं कि जिसमें एक युवा स्त्री शाम का भोजन पका रही है। फॉर द होल फैमिली, यानी पूरे परिवार के लिए। थ्रो आइज फील्ड विद स्मोक सी स्माइल्स, थ्रू, यद्यपि, आइज यानी उसकी आंखें, फील्ड भरी हुई हैं, विद स्मोक यानी धुएं से, सी स्माइल्स, और वो हंस रही है, यानी जो वो औरत है जो भोजन पका रही है, तो आदर करे कि उसकी आंखें जो है धुआं से भरी हुई हैं, और वो जो है मुस्कुरा रही है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, यानी कि वो जो स्त्री है वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इट ईयर्स, करी है कि वो ज्यादा उम्र की नहीं है, यानी वो जो ज्यादा बड़ी नहीं है। सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और जिसे प्राप्त होने लगा है, बिगन टू कमांड यानी जिसको प्राप्त होने लगा है, रिस्पेक्ट आदर यानी जिसको जो है आदर प्राप्त होने लगा है, एज द बहू, बहू का। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, और जो उस घर के बहू के रूप में है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, यानी पहले से ही उस पर 3 लोगों पर जिम्मेदारी है। चार्ज में होता है जिम्मेदारी, यानी जो आथर है वो बता रही है कि जो औरत है उस पर पहले से ही 3 लोगों की जिम्मेदारी है। अब आगे बता रही है कि किस पर है वो जिम्मेदारी। हर हस्बैंड यानी उसके पति मुकेश, और मुकेश पर, एंड दियर फादर, और उनके पिताजी पर, यानी इन 3 लोगों पर उस औरत की जिम्मेदारी है। When the older man enters, when यानी जब, the older man यानी जो उसका पिता है,
इंटर प्रवेश करता है, यानी जब उसका पिता या कोई बूढ़ा प्रवेश करता है, सी जेंटली विथड्रा बिहाइंड द ब्रोकन वॉल। तो कह रही है वे जो है जेंटली मीन्स धीरे से, विथड्रा मीन्स खिसक जाती है, बिहाइंड मीन्स पीछे, द ब्रोकन वॉल मीन्स टूटी हुई दीवार की तरफ। कहती है आथर बता रहे कि जब कोई बूढ़ा व्यक्ति या कोई बड़ा व्यक्ति उस घर में प्रवेश करता है तो वो जो औरत है तो वो घर की टूटी हुई दीवार की तरफ धीरे से खिसक जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और ब्रिंग खिसका लेती है, हर वेल अपना घूंघट, क्लोजर टू हर फेस और अपना चेहरा बंद कर लेती है, और जो है अपना घूंघट घाल लेती है और अपना चेहरा बंद कर लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि इस प्रथा की मांग है, यानी जिस तरह की प्रथा चलती है उस हिसाब से जो है वो कर लेती है। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल दियर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। तो आथर बता रही है कि जैसा कि ये प्रथा चलती आ रही है कि डॉटर्स इन लॉ यानी बहुओं को मस्ट वेल घूंघट डालना पड़ता है, दियर फेसेस अपने चेहरों पर, बिफोर मेल एल्डर्स यानी कि जब कोई बूढ़ा पुरुष आता है या बड़ा पुरुष आता है तो उनके सामने आज बहुएं जो है घूंघट ढाल लेती है। इन दिस केस यानी इस स्थिति में द ओल्डर इज एन इम्पावरिस्ट बेंगल मेकर। इम्पावरिस्ट मीन्स होता है बिल्कुल निर्धन, यानी अत्यंत निर्धन। तो वो कह रहा जो बूढ़ा है यानी जो उनका पिता है, द एल्डर इज एन इम्पावरिस्ट यानी वो बिल्कुल निर्धन है, बेंगल मेकर जो चूड़ी बनाने का काम करता था, बेंगल मेकर यानी कि जो चूड़ी बनाने का कार्य करता था। डिपाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, डिपाइट का मतलब होता है के बावजूद, तो कह रहे डिपाइट लॉन्ग ईयर्स टू हार्ड लेबर यानी कठिन परिश्रम करते रहने के बावजूद। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले जो है उसने दर्जी के रूप में कार्य किया, देन ए बेंगल मेकर और फिर चूड़ी बनाने के रूप में कार्य किया। तो कह रहे इन सब काम करने के बावजूद भी वो गरीब रह गया यानी निर्धन रहा। यानी आथर बता रही है कि जो बूढ़ा है यानी मुकेश का पिता है उसने जो है पहले दर्जी के रूप में कार्य किया, फिर इसके बाद चूड़ी बनाने का कार्य किया, लेकिन फिर भी वह अत्यंत निर्धनी बना रहे। He has failed to renovate a house. रिनोवेट मीन्स होता है पुनः निर्माण। करा ही हैज फेल्ड वह असमर्थ रहा, टू रिनोवेट पुनः निर्माण करवाने में, ए हाउस घर का, यानी कह रहा है वो जो है घर दोबारा बनवाने में असमर्थ रहा। और असमर्थ क्यों रहा? क्योंकि उसके पास पैसा रुपया नहीं था। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और अपने पुत्रों को स्कूल भेजने में भी असमर्थ रहा। आथर बता रही हैं आगे कि ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इज टीच देम, यानी उसने वही सिखाया उनको, व्हाट ही नोज जो है जानता था, यानी अपने बच्चों को उसने वही चीजें सिखाया और वही चीजें सिखाने में समर्थ रहा जो उसको पता था, यानी जो वह जानता था। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और उसने सिखाया क्या? मात्र चूड़ियां बनाना, यानी चूड़ियां बनाने की कला, बस यही चीज जो जानता था और उसने यही चीजें अपने पुत्रों को भी सिखा दिया। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे आथर क्या कहती हैं। इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। आथर बता रही है कि जो मुकेश की दादी है वह कहती है इट इज हिज कर्म, यह उसका कर्म है, हिज डेस्टिनी और उसका भाग्य है। डेस्टिनी में सोता भाग्य। Who had watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. He who has watched her own husband, यानी जिसने देखा है हर ओन हस्बैंड अपने खुद के पति को, गो ब्लाइंड अंधे होते हुए, यानी वो जो बूढ़ी माँ है उसकी बात अथर बता रही है।
जिसने अपने पति को अंधे होते हुए देखा है। विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बंगल्स, यानी कि चूड़ियों के कांच में पॉलिशिंग पॉलिश करते हुए, विद द डस्ट यानी जो उससे धूल निकलती है, यानी चूड़ियों में जो पॉलिश करते समय जो धूल निकलती है उस धूल से। काइनेज गोल्ड गिवन लाइनेज इवर द ब्रोकन। सी इम्प्लाइड यानी उसका मतलब है, इम्प्लाइड मीन्स होता है मतलब है कि कैन ए गोल्ड गिवन लाइनेज इवर बी ब्रोकन। लाइनेज मीन्स होती है परंपरा, यानी कि क्या कभी ईश्वर द्वारा प्रदत्त वंश परंपरा तोड़ी जा सकती है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बंगल्स मेकर्स, यानी बोर्न जन्म लेने पर, इन द कास्ट ऑफ बंगल्स मेकर यानी चूड़ी बनाने वालों में, यानी आथर कह रही है कि क्या ये परंपरा तोड़ी नहीं जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति ने चूड़ी बनाने वाले व्यक्तियों के परिवार में या उनकी जाति में जन्म ले लिया है, तो दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा, बट बंगल्स लेकिन चूड़ियां देखी हैं, इन द हाउस अपने घरों में, इन द यार्ड अपने आंगनों में, इन एवरी अदर हाउस और अगल बगल के घरों में, एवरी अदर यार्ड्स और दूसरे के आंगनों में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद और फिरोजाबाद की प्रत्येक गली में। तो आथर बता रहे हैं उन्होंने और कुछ नहीं देखा, उन्होंने इन सभी जगहों चूड़ियां ही चूड़ियां देखी हैं। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, यानी वो चूड़ियों के कलर बता रही हैं कि सनी गोल्ड धूप के रंग की, पैडी ग्रीन धान जैसी हरे रंग की, रॉयल ब्लू चमकीले नीले रंग की, पिंक गुलाबी रंग की, पर्पल बैगनी रंग की। एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द सेवन कलर ऑफ द रेनबो। एवरी कलर यानी प्रत्येक रंग, बोर्न जन्म लेता है, आउट ऑफ द सेवन यानी उन सातों रंगों के बाहर, कलर्स ऑफ द रेनबो जो इंद्रधनुष में होते हैं, यानी उन सातों रंगों की चूड़ियां उन लोगों ने देखी है। लाई इन मडर्स यानी ढेरों में पड़ी हुई है, मडर्स मीन्स होती हैं ढेरें, इन अनकेम्प्ट यार्ड्स और वे जो है आंगन में अस्त व्यस्त पड़ी हुई है। अनकेम्प्ट मीन्स होता है अस्त व्यस्त। आर पैड ऑन फोर व्हील्ड हैंड कार्ट, और फोर व्हील्ड यानी चार पहियों की हैंड कार्ट गाड़ी में पड़ी हुई है। और जो चूड़ियां हैं वो चार पहिए की हस्त गाड़ी में पड़ी हुई हैं। पस्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लाइन्स ऑफ द सेंटी टाउन, सेंटी टाउन में होती है झोपड़पट्टी वाले कस्बों में। और कह रही है कि पस्ड झेल कर, बाय द यंग मैन यानी कि नवयुवकों के द्वारा अलोंग ले जाई जाती हैं, द नैरो लाइन्स यानी कि उन सकरी गलियों से, और वे जो है नवयुवकों द्वारा झेल कर पतली गलियों से ले जाई जाती हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स भी होती हैं झोपड़पट्टियां, और उन अंधेरी डार्क यानी अंधेरी झोपड़पट्टियों में, यानी जो है झोपड़पट्टियों वाले कस्बों में ले जाई जाती है। नेक्स्ट टू लाइन ऑफ द फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप, फ्लिकरिंग में होता है टिमटिमाती हुई, फ्लेम मींस लौ, टिमटिमाते तेल के दीपकों की लौ पंक्तियों के आगे। सिट बॉय यानी लड़के बैठे हैं, एंड गर्ल्स और लड़कियां बैठी हैं, विद दियर फादर्स एंड मदर्स और उनके माता पिता भी बैठी हैं, यानी वो जो लड़के और लड़कियां बैठी हैं तो वो अपने माता और पिता के साथ बैठी हैं उन जलते हुए दीपकों के पास। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, और वे जो है बिल्डिंग कर रहे हैं यानी जोड़ रहे हैं, पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास यानी वो रंग बिरंगे कांचों को, और वे जो है रंग बिरंगे कांचों को जोड़ रहे हैं। इनटू सर्किल ऑफ बैंगल्स, और सर्किल ऑफ बैंगल्स यानी चूड़ियों को घेरा बना रहे हैं, यानी कि चूड़ियों को बना रहे हैं। दियर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, और उनकी जो आंखें हैं, दियर आइज उनकी जो आंखें हैं, आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क अंधेरे में ज्यादा काम करती हैं, देन टू द लाइट आउटसाइड बाहर प्रकाश की अपेक्षा। यानी आथर बता रही कि वो जो लोग काम कर रहे हैं तो उनकी आंखें जो है प्रकाश की अपेक्षा बाहर
ज्यादा काम कर रही है। दैट इज व्हाई they often end up losing their eyesight before they become adjusted। अर्थात दैट इज वाई, यही वह कारण है, दे ऑफ्टन एंड अप लॉसिंग दियर आई साइट, कि वे युवा होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, लॉसिंग खो देते हैं। बिफोर दे बिकम एडजस्ट, यानी कि युवा होने से पहले। सविता ए यंग गर्ल इन ए डार्क पिंक ड्रेस, सविता ए यंग गर्ल एक युवा लड़की इन ए डार्क पिंक ड्रेस, जो गंदी गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए है। सिट्स, जो बैठी है, अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, एक बूढ़ी औरत के बगल में, अलोंग साइड में होता है बगल में। शोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और जो है वो ग्लास यानी कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है, शोल्डरिंग में होता है जोड़ रही है, और कांच के टुकड़ों को वह जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव, और उसके हाथ चलते हैं, मैकेनिकली यानी एक मशीन की तरह। लाइक द टैंगो ऑफ ए मशीन, जिस तरह से एक मशीन के टंग यानी चिमटा कार्य करते हैं। तो आथा करें कि उस लड़की के हाथ एक मशीन के चिमटों की तरह कार्य कर रहे हैं, यानी काफी तेजी से चल रहे हैं। अब आगे आदर करेंगे आई वंडर, तो मैं हैरान हूँ, यानी ये काम देखकर वो हैरान हो गई है। इफ सी नोज, यदि वह जानती होती। सेंसिटिविटी मीन्स होती है पवित्रता, तो कह रही है कि द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स, यानी कि यदि वह लड़की इन चूड़ियों की पवित्रता को जानती होती तो सी हेल्प्स मेक्स, जो इनको बनाने में सहायता कर रही है। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, और आथर बता रही है कि जो चूड़ियां हैं, इट यानी ये चूड़ियां हैं, सिंबलाइजेज यानी कि प्रतीक, एन इंडियन यानी भारत के, वुमेन्स यानी औरतों की, सुहाग की, और जो ये चूड़ियां हैं वो भारत की महिलाओं की सुहाग की निशानी है यानी प्रतीक है। एस्पिशियसनेस इन मैरिज, जो विवाह में शुभ मानी जाती हैं, एस्पिशियसनेस में होती है शुभ मान। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे, तो आगे आथर कह रहे हैं कि इट विल डाउन ऑन यानी उसे पता चल जाएगा, हर सडनली वन डे यानी एक दिन उसे अचानक, यानी एक दिन उसे जो है अचानक पता चल जाएगा। व्हेन हर हेड इज ड्रॉप्ड विद द रेड वेल, रेड वेल यानी लाल घूंघट से, यानी कह रही उसे जो है पता चल जाएगा जब उसका सिर लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा, ढक दिया जाएगा। हर हैंड्स टाइड रेड विद हेना, हेना मीन्स होती है मेहंदी, डायड मिस्ट लगा दी जाएगी, और जब उसके हाथों में लाल मेहंदी लगा दी जाएगी तो कह रही इससे जो है इन चूड़ियों का मतलब पता चल जाएगा। एंड रेड बंगल्स रोल्ड एंड टू हर रिस्ट्स में होती है बाहें या कलाइयां, तो कह रही है एंड रेड बंगल्स रोल्ड, जब उसे लाल चूड़ियां पहना दी जाएंगी, अनटू हर रिस्ट उसकी कलाइयों में, सी विल देन बिकम ए ब्राइड, तो वह एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन यानी उस बूढ़ी औरत की तरह, बिसाइड जो उसके बगल में बैठी है। हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जो वह पहले कुछ वर्षों पहले बन चुकी है, यानी जो लड़की है उस लड़की के बगल में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है, तो वो आथर कह रही है कि उस बूढ़ी औरत की तरह दुल्हन बन जाएगी जो बूढ़ी बहुत वर्षों पहले बन चुकी है। She still has bangles on her wrist, यानी आथर इस बूढ़ी के लिए बताई है कि उसके बाहों में आज भी ये चूड़ियां हैं, स्टिल मीन्स आज भी, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में अब चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेड उसने कहा, यानी जो बूढ़ी औरत है उसने कहा कि एक वक्त का शेर भर खाना भी नहीं खाया है।
इन ए वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉय, यानी जिसकी आवाज का आनंद खत्म हो गया है, ड्रेंड मिस खत्म हो गया है। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील। तो आगे कह रही हैं कि शी हैज नॉट एंजॉयड, जिसने आनंद नहीं लिया है, इवन वन, प्रायः एक वक्त के भोजन का। यानी जो बूढ़ी है उसकी बात आथर कह रही है कि उस बूढ़ी औरत ने एक वक्त के भोजन का भी आनंद नहीं लिया है। इन हर इंटायर लाइफ टाइम, यानी अपने पूरे जीवन काल में। दैट्स व्हाट, यानी यही वह चीज है। शी हैज रीप्ड, जो उसे मिली है। रीप्ड मीन्स होता है मिलना। हर हस्बैंड, यानी उसका पति। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति। विद ए फ्लोइंग ब्रेड, जिसकी दाढ़ी हालती है। से जो है कहता है। आई नो नथिंग, कहता है मैं कुछ नहीं जानता हूँ। एक्सपेक्ट बंगल्स, चूड़ियों के अलावा। उस बूढ़ी औरत का पति यानी वो बूढ़ा कहता है कि मैं जो है चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता हूँ। ऑल आई हैव डन, यानी वो बूढ़ा कह रहा है कि मैंने जो भी किया है, इज मेक, वो किया है, मेक ए हाउस, यानी एक घर बनाया है। यानी कहता मैंने तो मात्र एक ठो घर भर बनाया है, फॉर द फैमिली टू लिव इन, यानी अपने परिवार के रहने के लिए। यानी जो बूढ़ा है वो कह रहा है कि मैंने जो भी किया है अपने परिवार के लिए किया है, और मात्र मैंने एक घर बनाया है जिसमें वे लोग रह सकते हैं। हियरिंग हिम, यानी उसको सुनकर। वन वंडर्स इफ ही हैड अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। वन वंडर, यानी कोई भी आदमी सोचेगा, इफ ही हैड अचीव्ड, यानी उसने प्राप्त कर लिया है। अचीव मीन्स होता है प्राप्त करना, यानी जो बूढ़ा व्यक्ति है उसके लिए आथर बात बता रही है कि यानी कोई भी व्यक्ति उसके बारे में सोचेगा कि उसने वो प्राप्त कर लिया है। और जो मैनी हैव फेल्ड, यानी अन्य लोग असफल हो जाते हैं इन दियर लाइफ टाइम, और अपना जो पूरा जीवन काल बिता देते हैं। तो यहाँ पर आथर के कहने का मतलब ये है कि क्या उसने वो चीज प्राप्त कर ली है जिसको प्राप्त करने में कई लोग अपने पूरे जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, ही हैज ए रूफ, यानी उसके पास एक छत है, ओवर हिज हेड, यानी उसके सिर के ऊपर। तो आथर कह रहे हैं कि आखिरकार उसके पास एक छत तो है जो उसके सिर के ऊपर है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, यानी क्राई चिल्लाना, नॉट हैविंग मनी पैसा न होना के लिए, यानी आथर कह रही है कि पैसा न होने के लिए चिल्लाना। टू डू एनीथिंग, यानी कुछ भी करने के लिए, यानी कुछ भी करने के लिए, पैसा न होने के लिए चिल्लाना। एक्सपेक्ट, अलावा। कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, कैरी आगे बढ़ाने के लिए या ले जाने के लिए, ऑन द बिजनेस अपना व्यापार, ऑफ मेकिंग बैंगल्स यानी चूड़ियों बनाने वाला, अर्थात चूड़ियां बनाने का काम आगे बढ़ाने के लिए या कुछ भी करने के लिए पैसा न होने के लिए चिल्लाना। नॉट इवन इनफ टू ईट, और खाने के लिए भी प्राप्त न होना। रिंग्स इन एवरी होम, रिंग्स यानी चिल्लाहट, इन एवरी होम प्रत्येक घर में, यानी यह चिल्लाहट प्रत्येक घर में गूंजती है। यानी आथर कह रहे हैं कि जब किसी के पास पैसा नहीं होता तो ये जो है खाने के लिए भी नहीं पूछता, और चूड़ियों का व्यापार आगे बढ़ाने के लिए लोग जो है चिल्लाते ही रहते हैं, यानी उनके पास पैसा नहीं होता है। तो ये जो चिल्लाहट है वो प्रत्येक घर में होती है। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ दियर एल्डर्स, द यंग मैन इको, यानी जो युवा लोग हैं वो प्रतिध्वनित करते हैं, द लैमेंट ऑफ दियर एल्डर्स, यानी अपने बुजुर्गों के दुख को, यानी जो युवा लोग हैं वो अपने बुजुर्गों के दुख को प्रतिध्वनित करते हैं। आथर के कहने का मतलब यह है कि जो दुख इनके बड़ों ने झेला है वही दुख ये लोग भी झेल रहे हैं, तो उसी दुख को ये युवा लोग प्रतिध्वनित कर रहे हैं, यानी बता रहे हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, तो आथर कहती है कि समय के हिसाब से देखा जाए तो कुछ भी नहीं बदला है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, यानी ऐसा प्रतीत होता है। इन फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद में। तो आथर कहती है कि यदि समय के हिसाब से देखा जाए तो ये जो फिरोजाबाद है यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला है, जैसा उनके पूर्वजों के जमाने में था वैसा ही आज भी है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबरिंग 12,
12 मीन्स होता है परिश्रम करना। माइंड नंबरिंग मीन्स होता है चेतना को शून्य कर देने वाली। हैव किल्ड यानी मार दिया। तो कह रहे हैं ईयर्स ऑफ माइंड नंबरिंग 12 हैव किल्ड यानी वर्षों के परिश्रम ने चेतना शून्य करने वाली पहल को मार दिया है। ऑल इनिटिव इनिटिव मीन्स होता है पहल, यानी आथर कह रही है कि जो वर्षों की मेहनत थी उसने जो है चेतना शून्य करने वाले पहलों को मार दिया है। एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम, एबिलिटी मीन्स होती है योग्यता, और स्वप्न देखने वाली योग्यता को भी मार दिया है। यानी कि आपका जो जमाना है, यानी जैसे कोई प्रथा चलती आ रही पिछले जमाने से, तो वो प्रथा हमें जो है आज भी निभानी पड़ रही है। यानी जो पूर्वजों ने निभाई है उसे हम भी निभा रहे हैं। तो उनके यानी आथर के कहने मतलब ये कि वही जो है जो दुख उन लोगों ने झेला है, यानी जो काम उन लोगों ने किया है वही लोग ये लोग भी करते आ रहे हैं। अब आगे आथर कह रही हैं व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन। तो आथर कह रही हैं कि मैंने जो है एक नवयुवकों के समूह से पूछा। आई आस्क यानी मैंने पूछा एक ग्रुप ऑफ यंग मैन यानी युवा लोगों के एक समूह से कि व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज मीन्स होता है इकट्ठा करना, योर सेल्फ, और योर सेल्फ मीन्स होता है स्वयं को, इनटू ए कोऑपरेट यानी आथर करें कि आप लोग स्वयं को एक सरकारी समिति क्यों नहीं बनाते हो। कोऑपरेटिव मीन्स होता है सरकारी समिति, यानी उनके कहने और तो ये कि आप जो है सभी लोग इकट्ठा होकर इसका विरोध क्यों नहीं करते हो। Who has fallen into the vicious circle of middleman, मिडलमैन मीन्स होता है मध्यस्थों, सर्कल मीन्स होता है कुचक्र, यानी who have fallen into the vicious circle of middleman यानी जो ऐसे मध्यस्थों के कुचक्र में पड़ गए थे। Who trapped यानी जिन्होंने जाल में फंसाया है, ट्रैप मीन्स होता है जाल में फंसाना। Dear fathers यानी उनके पिताओं, एंड फोर फादर्स और उनके दादाओं यानी कि जिन्होंने उनके पूर्वजों व पर पूर्वजों को जाल में फंसाया है। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अब जो नवयुवक हैं वो आथर से कह रहे हैं कि यदि हम इकट्ठा हो भी जाएं, ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित हो भी जाएं, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप, तो वे लोग कह रहे हैं कि हम वो लोग होंगे जो विल बी होल्ड अप यानी घसीटे जाएंगे। होल्ड अप मीन्स होता घसीटना। तो वे लोग कह रहे हैं कि यदि हम इकट्ठा हो भी जाएं तो हम वे लोग होंगे जो घसीटे जाएंगे बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा बीटेन और पीटे जाएंगे, एंड ड्रज्ड टू द जेल और जेल में डाल दिए जाएंगे। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, फॉर डूइंग यानी करने में, समथिंग इलीगल यानी किसी गैर कानूनी काम में, यानी वे जो लोग हैं वो आथर से कह रहे हैं कि यदि हम इकट्ठा हो भी जाएं और अपनी समिति बना भी लें तो हम वे लोग होंगे जो पीटे जाएंगे, घसीटे जाएंगे और जेल में डाल दिए जाएंगे किसी गैर कानूनी काम करने के जुर्म में। देश से वे लोग कहते हैं देयर इज नो लीडर अमंग देम यानी उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नेतागिरी कर सके। नो वन हु कुड हेल्प देम, नो वन कोई ऐसा नहीं है हु जो कुड हेल्प देम जो उनकी सहायता कर सके। ये सब बातें आथर से वो लोग बता रहे हैं। सी थिंग्स डिफरेंटली, सी थिंग्स डिफरेंटली यानी जो उन्हें अलग तरीके से देख सके। अब आथर बता रहे हैं कि दियर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर यानी वे उतने ही थके हैं जितने उनके पूर्वज थके हुए थे। दियर फादर्स यानी उनके पूर्वज आर एज टायर्ड थके हुए थे, एज दे आर उतने वो भी थके हैं। दे टॉक इंडलेसली इन ए स्पाइरल, स्पाइरल में होता है कुंडली नुमा, इंडलेसली में होता है निरंतर, यानी आथर बता रहे हैं कि वे जो है निरंतर कुंडली नुमा बातें करते हैं। दैट
moves from poverty to apathy to greed and to injustice. Poverty मीन्स होती है गरीबी, अपैथी मीन्स होती है उदासीनता, ग्रीड मीन्स होती है लालच, इनजस्टिस मीन्स होती है अन्याय। यानी वे लोग कहते हैं दैट मूव्स, जो पहुंच जाती है या चली जाती है, फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी, यानी कि गरीबी से उदासीनता तक, अपैथी टू ग्रीड और उदासीनता से लालच तक, ग्रीड एंड टू इनजस्टिस और लालच से अन्याय तक। अर्थात आथर के कहने का मतलब ये कि उन लोगों की जिंदगी इस तरह से है और वो इसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। लिसनिंग टू देम, यानी आथर आगे कहते हैं कि उनको सुनकर, आई सी मैंने देखा, टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स यानी दो अलग अलग संसार, यानी आथर कह रहे हैं कि उन लोगों की बातें सुनकर मुझे जो है दो अलग अलग संसार दिखाई देने लगे हैं। वन ऑफ द फैमिली, यानी एक संसार परिवार है, कैच जो फंसा हुआ है, इन ए वेव ऑफ पॉवर्टी, वो वेव मीन्स होती है जाल, पॉवर्टी मीन्स गरीबी की, यानी एक संसार तो वो है जो गरीबी की जाल में फंसा हुआ है। बंडर्ड, और जो दबा है, यानी बोझ, और जो बोझ तले दबा हुआ है। बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, इन स्टिग्मा ऑफ कास्ट यानी जाति के कलंक में, यानी आथर कह रहे हैं कि एक परिवार तो मुझे ऐसा दिखा जो अपनी जाति के बोझ के कलंक के नीचे दबा हुआ है। विच दे आर बोर्न, जिनमें उन्होंने जन्म लिया है। आगे कह रही हैं द अदर, यानी दूसरा संसार, ए विक्सियस सर्किल ऑफ द साहूकार एंड द मिडिल मैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, यानी जो दूसरा संसार है वो है साहूकार यानी साहूकारों का, द मिडिल मैन बिचौलियों का, द पुलिसमैन पुलिस वालों का, द कीपर्स ऑफ लॉ यानी कानून को लागू करने वालों का, द ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाहों का, एंड द पॉलिटिशियन और राजनेताओं का, यानी जो दूसरा संसार है वो इनके कुचक्र के नीचे दबा हुआ है। टुगेदर यानी दोनों ने मिलकर, दे हैव इम्पोज्ड उन पर लाद दिया है, द पैकेज बोझ यानी उन दोनों ने, यानी दोनों तरह के संसारों ने उनके ऊपर बोझ लाद दिया है। ऑन द चाइल्ड यानी उस बच्चे पर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन यानी जिसे अब वह लोग उतार नहीं सकते हैं। पुट डाउन मीन्स होता है उतार देना। बिफोर ही इज अवेयर यानी जब तक कि उन्हें जो है एहसास होता, ही एक्सेप्ट्स इट यानी वे लोग उसे जो है स्वीकार कर चुके थे। एज नेचुरली एज हिज फादर, नेचुरली मीन्स होता है स्वाभाविक रूप से, यानी उतने ही स्वाभाविक रूप से जितने स्वाभाविक रूप से उनके पूर्वजों ने स्वीकार कर लिया था। यानी ये जो बातें हैं यानी जो प्रथा चली आ रही हैं उन प्रथाओं को और उनकी बातों को यानी उतनी ही ढंग अच्छी तरह से यानी उतनी ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लिया है जितने स्वाभाविक रूप से हमारे और उनके पूर्वजों ने स्वीकार कर लिया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन यानी कुछ अलग करने का मतलब होगा। टू डियर चुनौती देना यानी वे लोग कह रहे कि यदि हम उनसे हट कर कुछ करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होगा यानी ऐसा लगेगा कि हम उन्हें चुनौती दे रहे हैं। एंड डेयरिंग और चुनौती देना इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप उसके परिवार का अंग नहीं है यानी भाग नहीं है। यानी यदि वो चुनौती देते हैं तो वह उनके परिवार का अंग नहीं है जिससे वह बड़े हुए हैं। व्हेन आई सेंस तो आथर कहती है कि जब मैं देखती हूँ, ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश यानी मुकेश में यह झलक, फ्लैश में होती है झलक। आई एम चेयर तो मैं प्रसन्न होती हूँ। तो आथर कहती है कि मैं जब मुकेश में यह झलक देखती हूँ तो मैं प्रसन्न होती हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक ही रिपीट्स यानी मुकेश जो है फिर से दोहराता है कि मैं जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू ए गैरेज
यानी वह जो है एक गैरेज में जाना चाहता है। गैरेज में होता है जहाँ कार की रिपेयरिंग की जाती है। एंड लर्न और सीखना चाहता है। बट ही गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैरेज है वो उसके घर से काफी दूर है। आई विल वॉक, कहता मैं पैदल ही जाऊंगा। ही इंसिस्ट, वह जोर देते हुए कहता है। यानी आथर कहते हैं कि जो मुकेश है वो किसी गैरेज में जाकर सीखना चाहता है, लेकिन जो गैरेज है वो उसके घर से काफी दूर है, तो वह कहता है कि मैं जो है पैदल ही जाऊंगा, जोर देते हुए कहता है। आगे आथर कहती है कि डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, कि क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का भी सपना देखते हो। ही इज सडनली साइलेंट, तो वह अचानक ही शांत हो जाता है। नो नहीं, ही से जो है कहता है, वह कहता कि नहीं मैं नहीं देखता हूँ। स्टारिंग एट द ग्राउंड, यानी जमीन को घूरते हुए कहता है। इन हिज स्मॉल मरमर, यानी उसकी छोटी सी बुदबुदाहट में। देयर इज एन इम्ब्रेसमेंट, इम्ब्रेसमेंट में होती है शर्मिंदगी, अर्थात एक शर्मिंदगी है। यानी वो जो छोटी छोटी बातें कर रहा था तो उसकी जो बातें थी उनमें जो है एक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दैट हैज नॉट एट टर्न इनटू रिग्रेट, रिग्रेट मीन्स होता है पश्चाताप, टर्न मीन्स मुड़ी है। यानी कह रहे जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदली है या मुड़ी है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, कंटेंट में संतुष्ट होता है, यानी वह जो है संतुष्ट है। टू ड्रीम स्वप्न देखकर, ऑफ कार्स कारों के। तो आथर कह रही कि वो जो मुकेश है वो कारों के स्वप्न देखकर ही संतुष्ट है। दैट इज हर्लिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, यानी दैट जिन्हें ही से जो है देखता है, हार्लिंग दौड़ते हुए, डाउन द स्ट्रीट यानी गलियों में। यानी वह उन कारों के स्वप्न देखकर ही संतुष्ट है जिनको वह गलियों में दौड़ते हुए देखता है। आप हिज टाउन यानी अपने कस्बे की। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, आगे कह रही हैं कि जो प्लेन है वो कभी कभी फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ती है। ओवर में ऊपर से, फ्लाई में उड़ती है। एरोप्लेन्स यानी कि जहाज, यानी जो जहाजें हैं वो फिरोजाबाद के ऊपर से कभी कभी उड़ती हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये स्टोरी समाप्त होती है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और यदि आपने पूरे वीडियोज एक तरफ से देखे होंगे तो आप इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन पूरा तो नहीं लेकिन आधा अधूरा तो निकाल ही निकाल लेंगे। और यदि एक बार प्रैक्टिस करेंगे आप तो इस लेसन का पूरा एक्सप्लेनेशन आप सीख लेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए थे या देखे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों भी शेयर कर दीजिए।